Dear students, good morning. In the last video, we have studied about the nature of matter, and today we will discuss about the properties of matter. Basically, there are two types of properties: physical properties of matter, physical properties of matter. Second, chemical properties of matter, chemical properties of matter. तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे कोई भी मैटर है, मान लीजिए मार्कर है, तो इसका कलर क्या है? वाइट, है ना। बोर्ड है, इसका कलर क्या है? वाइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके सबसे पहले आपका कलर, ठीक है ना। कोई भी मैटर की डेंसिटी यानी उसका घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, these are generally physical properties of matter. Other properties may also the odor, गंध, ठीक है ना। तो अगर हम देखें किसी भी मैटर के कलर, ऑडोर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनकी स्टडी में मैटर की आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान और उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। यानी देयर इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, there is no change in the composition and identity of the matter. How it is possible? इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है, सॉलिड सॉल्ट का कलर हमेशा क्या होता है? वाइट होता है। एंड इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करने से किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। बट इट्स आइडेंटिटी, दैट मीन्स इट इज़ रिमेन एज अ सॉल्ट। सिमिलरली डेंसिटी, किसी भी मैटर की डेंसिटी निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे अपन देखें वाटर, if we take the example of water, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है? डेंसिटी। तो वाटर के लिए जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की, आयतन की। तो जैसे वाटर की डेंसिटी 1 है तो ये हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। सिमिलरली आपने देखा होगा जैसे घी है, ऑयल है, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? 1 से कम होती है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर घी का अपन डब्बा लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो कितना था? 1 लीटर का लिखा होता है उस पर, और वज़न में हम देखते हैं कितना होता है? 910 ग्राम। इसका मतलब क्या है? कि इसकी जो डेंसिटी है वो 1 से कम है, यानी इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.91 डेंसिटी ऑफ द
घी की डेंसिटी इतनी होती है, क्योंकि जिसकी डेंसिटी 1 होगी उसका मास और वॉल्यूम सेम होगा। जैसे आप निकाल सकते हैं, अगर डेंसिटी 1 है तो इससे आप देखें तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम आपके 1 लीटर है तो इसका वज़न क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। यानी डेंसिटी 1 है तो उसका मास एंड वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर डेंसिटी कम है तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 1 लीटर का अगर इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.91, मान लो घी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो घी की अगर डेंसिटी आपके 0.91 है तो 1 लीटर इंटू 0.91 डेंसिटी है, तो 1 लीटर आपके कितने की इक्वल होता है, 1000 ml। ये आपने देखा होगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इंटू 0.91, तो इसका वज़न कितना हो जाएगा, 910 ग्राम। यूनिट्स के बारे में अभी हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मेरा मतलब ये है कहने का यहाँ पर कि अगर हम डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स, इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं तो उसका मैटर की आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपका एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, these are the few example by which we can study the chemical properties of matter. एसिडिटी आपने देखा होगा, या और अपन कह सकते हैं एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, कोई भी मैटर है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या उसकी कंबस्टिबिलिटी, तो उसमें उसकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बता सकते हैं आप, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मेटल्स के बारे में देखें, मेटल्स के बारे में अपन देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम मेटल है, तो अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो हम इसकी रिएक्शन किससे, जैसे अगर वाटर, सिंपल वाटर के साथ कराते हैं तो ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक इन नेचर है, क्षारीय नेचर में होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोसिएट होके क्या बना लेता है, सोडियम आयन और OH माइनस आयन। तो बे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जो सोडियम मेटल था उसकी क्या हो गई, नेचर चेंज हो गई, यानी उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। सिमिलरली अगर हम अदर एग्जाम्पल, नॉन मेटल का एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं
क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इससे आपके क्या बनेगा, HClO4 एसिड। तो इसलिए नॉन मेटल की क्या हो गई, एसिडिक नेचर हो गई। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो क्लोरीन से क्या बन गया, HClO4, तो इसलिए इसकी भी क्या हो गया, कंपोजिशन और आइडेंटिटी चेंज हो गई। दूसरा मैंने आपको एक बताया था कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी से मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, एक वर्ड आपने सुना होगा, कंबशन, और एक होता है बर्निंग। तो बर्निंग और कंबशन में डिफरेंस क्या है, तो क्वेश्चन आ रहा है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड बर्निंग। आप जानते हैं इसके बारे में। तो बर्निंग तो क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ है हम उसको जलाएं, या तो हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाएं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई पदार्थ कैसे जल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जलने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग में उसको कुछ ऑक्सीजन, फ्यू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड टू स्टार्ट द बर्निंग, एंड आफ्टर दैट supply of the oxygen is stopped, air is stopped, and the matter is continuously on burning. This is called the burning. और यदि बर्निंग आपके हमेशा किस में हो रही है, एयर की प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कंबस्टन कहलाएगा। तो कंबस्टन इज द burning of matter in presence of air, and energy released during this process। और इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द कंबशन। और जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है किसी भी पदार्थ के एयर की प्रेजेंस में जलाने से, वो उसकी क्या कहलाती है, कंबस्टिबिलिटी कहलाती है। अब मान लीजिए हम सिंपल इसके एग्जाम्पल्स देखें, कंबस्टिबिलिटी के एग्जाम्पल्स देखें। सिंपल आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कोक होता है, अगर इसको हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, ये क्या होता है, हीट का साइन होता है, बर्न करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके, कार्बन डाइऑक्साइड। और एनी एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं वुड, अगर अपन लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने से क्या होता है एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि लकड़ी क्या है, इटसेल्फ लकड़ी किससे बनी होती है, मेनली लकड़ी का जो पार्ट है वो क्या है, सेलुलोज। मैक्सिमम पार्ट लकड़ी का किससे बना होता है, सेलुलोज से होता है। और इसमें एक लिग्नो सेलुलोज भी होता है, लिग्नो सेलुलोज। आपने शायद नाम सुना हो, 9th और 10th में पढ़ा होगा आपने, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। लिग्निन होता है एक वर्ड, सेलुलोज, विटामिन्स, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो जो लकड़ी है बेसिकली, इससे ही अपना पेपर बनता है, कागज़ बनता है। तो जो आपकी लकड़ी है वो कैसे बने, सेलुलोज और लिग्नो सेलुलोज, मेन कंपोनेंट ये होता है। और ऑल दीज मैटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दैट मीन्स ये कंपाउंड्स किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से। और मेनली, और इनके साथ साथ इसमें जैसे ऑक्सीजन भी होता है, समटाइम्स मे बी देयर इज सल्फर, नाइट्रोजन मे आल्सो प्रेजेंट
along with the carbon and hydrogen. So if we would burn the combust the wood in presence of air, then carbon converted into carbon dioxide and hydrogen converted into the vapors. ये हाइड्रो क्या है, वाटर ये वेपर्स है, गैसियस स्टेट में होता है क्योंकि अपन इसको बर्न कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। आपने देखा होगा जब अपन लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो इससे क्या मिलती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। सिमिलरली बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं, एलपीजी जो हम घर पर अपन यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर, ठीक है, ये भी क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसमें भी आपके मेन देखें तो क्या होते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटेन and pentane, these are the hydrocarbons by which liquid petroleum gas, LPG that means liquid petroleum gas, से मिलके बनती है। इसके कंबशन से भी क्या मिलेगा आपको, वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ही क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, एसिडिक और बेसिक नेचर का हमने पहले देखा। अगर कंबस्टिबिलिटी का हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो रहा है, कार्बन के कंबशन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कार्बन की आइडेंटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। सिमिलरली अगर वुड का अपन देखें तो कंबशन के बाद इसकी भी आइडेंटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये सभी और क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेस, identity of the matter is changed, composition is also changed and identity is also changed. So we can now summarize the physical and chemical properties. How we can summarize these properties? मेजर पॉइंट क्या हुआ आपके, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस। मतलब फिजिकल प्रोसेस के दौरान या फिजिकल प्रोसेस के दौरान इनकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होता, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर will be changed during the process। यानी प्रोसेस के दौरान केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके दौरान तो क्या होगा, आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जबकि फिजिकल प्रोसेस में आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होता। अब हम इसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल टर्म और इनकी यूनिट्स के बारे में। जैसे अपन देखें, ये मार्कर है, अगर इसके अपन देखें लेंथ क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई नापनी है, तो मैटर की जो ये लंबाई है ये क्या हो गई, एक फिजिकल टर्म हो गई। सिमिलरली अगर हम इस बोर्ड को देखें तो इसकी लेंथ और विड्थ ये क्या है, तो ये क्या हो गया, एक मेजरमेंट हो गया, एक ये फिजिकल मेजरमेंट है। तो फिजिकल मेजरमेंट में अपने क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए किसी की अपने को लेंथ लेनी है, एरिया है,
यानी इसका एरिया कितना आपके हो गया, मास है, ठीक है ना, डेंसिटी है, ये अभी हमने पहले भी बताया था, डेंसिटी है। तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई इसकी लेंथ अपने को निकालनी है, तो हमने कहा जैसे इसकी लेंथ आपके क्या है 6, मान लीजिए अपन ने 6 लिखा, तो 6 लिखना ही काफ़ी नहीं होगा, हमें जैसे लेंथ निकाल रहे हैं तो हमें उसके साथ उसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, जब ही उसकी जो डिजिट है, डाटा है, उसकी वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए हमने 6 इसको कहा कि 6 ये क्या आपके मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, या अपन 6 सेंटीमीटर मान लीजिए इसकी लेंथ है, ठीक है ना, या अपन 6 नहीं, अगर इसका जनरली अपनी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर मान लीजिए अपन कहें कि 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है लेंथ है। तो अपने को ऐसे ही मान लीजिए अपने मास है, अब हमने कहा मान लीजिए कि इसका मास आपके कितना है 50, अब 50 लिखने से तो काम नहीं चलेगा, हमें इसका क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखनी पड़ेगी, यानी 50 मान लीजिए ग्राम। तो हमेशा जब भी अपन फिजिकल डाटा या फिजिकल अपन क्वांटिटी लिखते हैं तो उसके साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ हमें उसकी यूनिट भी बतानी पड़ती है, ठीक है, उसकी यूनिट भी बतानी होगी, जब भी उस डाटा का यूनिट का महत्व है। तो नेक्स्ट जो अपन इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, हम इनकी क्या है यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से अपन इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं? आपने कई 9th-10th में भी कुछ प्रयोग किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे छोटे वाले, है ना, आगे अपन जब 11th और 12th में उनको एडवांस लेवल पे करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन measurements, it is based on measurements, observations, okay, observations and theoretical calculations, तो कोई भी जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, रीडिंग लेते हैं, डाटा लेते हैं और उनको फिर कोरिलेट करते हैं किससे, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से। तो ऑल केमिस्ट्री एक्चुअली बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो अब हम और ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इनकी यूनिट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, यूनिट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो वैसे तो आपने सुना होगा यूनिट्स के बारे में, देयर द 3 systems exist to represent the any data in the units. वन आपने सुना होगा CGS, another is MKS and FPS. CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक। MKS का मतलब क्या हुआ, ये आप लिख लीजिए, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड, ठीक है ना। सेंटीमीटर आप देखें तो किसकी लेंथ की यूनिट हो गई, लंबाई की यूनिट है। ग्राम किसकी होगी, मास वेट की हो गई, और सेकंड किसी को टाइम। सिमिलरली अनदर सिस्टम में क्या है, ये मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सिमिलरली एफ का मतलब क्या हुआ, फुट,
एफ का मतलब क्या हुआ, फुट, देन पाउंड, ये वेट की यूनिट होती है, और सेकंड। एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। और बेसिकली नाउअडेज जो अपन सबसे ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है वो किस में होता है, एसआई सिस्टम में होता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में ज़्यादातर अपन यूज कर रहे हैं। बट these are other systems to represent the any data or any quantity. Now it is clear, समझ में आ गया। आपने देखा है देर कि यूनिट्स में अपन एक होता है साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। साइंटिफिक नोटेशन और इसी को अपन एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट नोटेशन। ये क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। आपने देखा होगा, जैसे अगर अपन कंसीडर करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये आपने पुरानी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इट इज चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली आपने 9th-10th में पढ़ा होगा जैसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, तो ये तो क्या हो गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल कि इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल बिकॉज द सिमिलरली if we see the number of particles, number of atoms, number of molecules in the given mass of given atomic mass or molecular mass, it is very large. It is equal to Avogadro number like 6.62 6.023 into 10⁻23. This is the number of atoms or molecules in a ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। यानी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो एटम और मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको अपन क्या बोलते हैं, आवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, आवोगाड्रो नंबर, जिसको आप देखेंगे Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसकी इक्वल होती है, 1 मोल के इक्वल होती है। मोल के बारे में अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन निकालते हैं। ठीक है, एक आपने देखा होगा जैसे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड, और इसको अपन सेंटीमीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन डिजिट्स को देखें तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, इतना अपन 0 आगे नहीं लगा सकते। या एक आपने और चीज़ देखा, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻34।
जूल सेकेंड। तो ये सभी हम देख रहे हैं ना, देखो इन सब के साथ अपन यूनिट भी लिख रहे हैं और इनका नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत कम नंबर हो या बहुत ज़्यादा नंबर हो तो हम उसको किसके रूप में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हम यहाँ पर कितनी, जैसे 23 आगे 0 0 लगाते जाएं, तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख देते हैं, एक्सपोनेंट, घात की फॉर्म में लिख देते हैं। और यही क्या कहलाता है आपका साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंट नोटेशन कहलाता है। इन जनरली अगर अपन देखें तो ये आपके क्या हो गया, कोई भी डिजिट है आपके, मान लीजिए n इंटू 10⁻n फॉर्म में अपन इसको लिखते हैं। तो n तो क्या हो गया, कोई भी आपकी डिजिट हो गई, और स्मॉल n क्या है, इसका एक्सपोनेंट, यानी इसके क्या है, घातांक के बारे में बता रहा है, घात के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, किसी भी डाटा को, किसी मेजरमेंट को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना। अब इस एक्सपोनेंट फॉर्म को अपन कैलकुलेशन में किस तरह से यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो वहाँ पर अगर मान लो किसी डाटा को हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इन एक्सपोनेंट्स को किस तरह से अपन यूज करते हैं ये अभी देखेंगे अपन। तो यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। तो अपन देखते हैं पहले अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी डिजिट है, जैसे मान लीजिए अपन ने 5 इंटू 10⁻, मान लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 10⁻3, ये हमने दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, या (10⁵) अपॉन 2 इंटू 10⁻3, ये दो डिजिट्स को हमने डिवाइड किया। तो हाउ द साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंट नोटेशन यूज्ड इन दिस मैनर। तो जब भी किसी हम दो डाटा को, मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें जो घात है, पावर है, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है, और जो आपकी डाटा है, डिजिट है, वो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं, 5 इंटू 0 3.0 इंटू 10⁻, आपके घात क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 4 + 3, दैट मीन्स आपके कितना हो गया, 5 3 जा 15 इंटू 10⁻7, तो उसका रिजल्ट आपके कितना हो गया। ये आपके एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे ही मान लीजिए अपना ये, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में क्या होगा, जो घात है, एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाएगी जैसे, और जो डिजिट है वो सिंपली डिवाइड हो जाएंगे अदर डिजिट, जैसे 4.0 2.0 इंटू 10⁻, ये 5 आपके एक्सपोनेंट आ गया, ये 3 है तो -3, दैट मीन्स कितना हो गया इसका आंसर, 2.0 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से हम कोई भी डिजिट है अपने पास, अपन उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो घात को ऐड कर देते हैं, और डिवीज़न में घात को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया। सिमिलरली अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे देखिए।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये किस तरह से करेंगे आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी डिजिट है इंटू 10⁻² प्लस 3.5 इंटू 10⁻3। ये तो हमने एडिशन के लिए ली। सिमिलरली अपन सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं। मान लीजिए 5.2 इंटू 10⁻5 माइनस 3.0 इंटू 10⁻4। ये हमारे पास दो डिजिट हैं जिनको अपन को सब्ट्रैक्ट करना। तो इसका नियम क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारा एक्सपोनेंट फैक्टर है उसको हमको इक्वल करना है, उसको क्या करना है, हमने को समान करना है, और फिर उसको अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और बाकी की जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको अपन सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया किस तरह से? जो अपनी घात हैं उनको अपन क्या करेंगे, सेम करेंगे, इक्वल करेंगे, और फिर उसको कॉमन लेकर अलग से बाहर निकाल कर बाकी को अपन क्या करेंगे, सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों केसेस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे आप देखिए। मान लीजिए अपने को इस घात 4.2.42 10⁻²। अब इसको अपन ने मान लिया 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो इसमें ऐड हो गई, तो ये तो कितना हो जाएगा 3। अगर 10 से अपन इसको डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.042। कितना हो गया 0.042। अगर अपन ने इसको 10 से डिवाइड किया, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू 10⁻3। आप इसको भी 2 कर सकते थे, इसको भी अपन 2 कर सकते थे, या अपन ने इसको 3 किया, कोई भी आप करें चेंज, लेकिन दोनों पावर क्या करनी है, अपने को बराबर करनी है। ठीक है। अब अगर अपन देखें तो क्या आ रहा है इसमें 10⁻3 कॉमन आ रहा है, यानी ये तो अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। बाकी के अपन इसको ऐड कर देंगे, तो अगर अपन देखें तो ये कितना आएगा 3। ऐड करिए 3, ये 5 है, ये 0 है, तो 542, यानी 3.542 इंटू 10⁻3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपके हुआ। तो इस तरह से एक्सपोनेंट फैक्टर को अपने को इक्वल करना है। अगर सिमिलरली अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। अब मान लीजिए अपन क्या करें, इसको सेम कर लें। मान लीजिए अपन इसको 4 करते हैं, इक्वल करते हैं उसके, तो कैसे होगा देखिए। ये तो एज इट इज है ही आपका। अब मान लीजिए अपन ने इसको 10 से, ये अपने को चेंज करने का है, इस वजह से अपन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही अपने को 10 चेंज करना है। तो अगर अपन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को 4 करना है, इसको अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 ऊपर गया एक, तो माइनस हो गया, और इसको अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 520 होता। 10 से मल्टीप्लाई करते इसको 1 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 52 इंटू 10⁻4, ये माइनस 3.0 इंटू 10⁻4। अब अपन ने क्या किया, इसमें से 10⁻4 तो कॉमन ले लिया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ,
10⁴ तो क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और इधर कितना बचेगा आपका 52 में से 3 आप माइनस करेंगे तो कितना बच गया 49। तो इस तरह इसको सॉल्व करके कितना आया 49.0 इंटू 10⁴। तो इस प्रकार से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में अपन साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर सकते हैं। आप और एग्जाम्पल इसके इस तरह से करिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के, तो आपको और आगे क्लियर होता जाएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक तो पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी, क्योंकि अपन देख रहे हैं मीजरमेंट अपन ले रहे हैं, तो उसमें कितनी निश्चितता होती है मीजरमेंट्स में, क्या अनिश्चितता है, कि उसके प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, और इसके बाद अपन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द accuracy, precision, uncertainty, certainty. Okay, thank you very much.